हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ज़्यादातर टैक्स पेयर ऐसा सोचते हैं कि पास्ट ईयर में हमने अपनी आईटीआर फाइल कर दी, आईटीआर प्रोसेस भी हो गया और रिफंड भी बैंक अकाउंट में आ गया। अब कोई भी प्रॉब्लम आईटीआर से रिलेटेड हमें फ्यूचर में नहीं होने वाली है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 25-26 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। लोगों ने अपनी आईटीआर को फाइल की हुई है, लेकिन प्रोसेसिंग करने से पहले डिपार्टमेंट पास्ट ईयर की आईटीआर को भी रिव्यू कर रहा है और जहां पे उसको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है उन आईटीआर्स के लिए आउटस्टैंडिंग डिमांड की लोगों को नोटिस पकड़ा दे रहा है। और दोस्तों, करेंट ईयर के आईटीआर में यदि लोगों ने रिफंड क्लेम किया हुआ है तो दोस्तों उसको पास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्टमेंट करने के लिए भी नोटिस भेज रहा है। तो इस प्रकार की नोटिस जो टैक्स पेयर को मिल रही है उसका रिप्लाई कैसे सबमिट करना है, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो नॉर्मली जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं और वो प्रोसेसिंग में जाती है तो डिपार्टमेंट आपको 3 तरीके से कम्युनिकेट करता है। पहला ये कि आपको इंटीमेशन भेजता है सेक्शन 143(1) में कि आपकी आईटीआर डिमांड के साथ, नो डिमांड नो रिफंड के साथ या रिफंड के साथ प्रोसेस्ड हो चुकी है। दूसरा आपको इंटीमेशन भेजता है सेक्शन 143(1)(a) का, जिसमें कि डिपार्टमेंट को यदि कोई प्रॉब्लम नजर आती है आपकी आईटीआर में तो उसके लिए आपको क्लेरिफिकेशन मांगता है और आपकी आईटीआर में एडजस्टमेंट करने के लिए आपको बोलता है। और थर्ड होता है कि वो जैसे ही दोस्तों आपकी आईटीआर में कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसे दिखाई देती है तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव मोड में चली जाती है और इसके लिए प्रॉपर आपको नोटिस सेक्शन 139(9) में सेंड किया जाता है। तो दोस्तों, जो इंटीमेशन आपको सेक्शन 143(1)(a) में भेजा जा रहा है कि आपको क्लेरिफिकेशन देना है या फिर आईटीआर में आपको एडजस्टमेंट करनी है, तो दोस्तों ये क्लेरिफिकेशन या एडजस्टमेंट किस केस में डिपार्टमेंट आपसे चाहता है। नॉर्मली ये सिचुएशन होती है मिसमैच के केस में। तो देखिए होता क्या है कि आपने आईटीआर को फाइल की, ठीक है, और आपने अपनी आईटीआर में इनकम दिखाया, डिडक्शन दिखाया, एग्जेम्पशंस क्लेम किया और यदि कुछ लेट फीस वगैरह है तो वो भी आपकी एप्लीकेबल हो जाती है। नॉर्मली अभी असेसमेंट ईयर 25-26 की जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 31 जुलाई से बढ़ा के 15 सितंबर कर दी गई है। यदि 15 सितंबर के बाद अपनी आईटीआर को आप फाइल करते हो तो आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाता है 1000 या 5000, जैसी भी केसेस आप में होंगे। तो दोस्तों, आपके आईटीआर में ये जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है इनकम डिडक्शन, एग्जेम्पशन या लेट फीस की, वो क्या हो रही है फॉर्म 16, फॉर्म 16A, 26AS, AIS, TIS से मैच नहीं कर रही है। मतलब मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। नॉर्मली फॉर्म 16A से आपकी जो भी इनकम डिडक्शन और एग्जेम्पशंस का पता लग जाता है कि आपने क्या क्लेम किया और यहाँ पे दोस्तों क्या चीज़ रिपोर्ट किया गया। और जो TDS वगैरह के होते हैं वो फॉर्म 26AS में आपको दिख जाते हैं और AIS, TIS में आपके वो इनकम भी दिखते हैं जिसपे कि TDS नहीं कटा है और जिसपे TDS कटा है वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपने अपनी आईटीआर में जो डिडक्शन एग्जेम्पशंस क्लेम किया हुआ है या फिर जो इनकम आपने दिखाई है इसका आप क्या करिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, इसको क्लेरिफाई करिए और उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, अपनी आईटीआर को आप एडजस्ट कीजिए। और इसमें एक सिनारियो और ऐड होता है अरिथमेटिकल एरर का। जैसे कि कोई भी टैक्स की कैलकुलेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और आ रही है, डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और आ रही है, या फिर आपने TDS जो क्लेम किया हुआ है जो आपके फॉर्म 26AS में दिख रहा है दोनों में मिसमैच दिखाई दे रही है, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपके केस में कुछ और है, ठीक है। तो अरिथमेटिकल जो एरर होती है या फिर जिसको क्लेरिकल मिस्टेक्स भी आप कह सकते हो, वो आपकी आईटीआर में डिपार्टमेंट को जहां पे भी दिखाई देती है वो आपकी आईटीआर को फिर वो करेक्शन मोड में डाल सकता है, सेक्शन 143(1)(a) के थ्रू उसको एडजस्ट कर सकता है। और आपको 30 डेज का ये टाइम लिमिट मिलता है कि आप अपना क्लेरिफिकेशन दें, ठीक है, और जहां पे जरूरत है वहां पे आईटीआर में आप एडजस्टमेंट करें। नॉर्मली ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि डिडक्शन और एग्जेम्पशंस का यदि कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं किया जाता है, उसका क्लेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं दिया जाता है, तो डिपार्टमेंट इस डिडक्शन और एग्जेम्पशंस को डिस अलाउ कर सकता है और ऐसे केस में आपकी आईटीआर को डिमांड के साथ प्रोसेस कर सकता है। दोस्तों, इस प्रकार का कम्युनिकेशन टैक्स पेयर को रिसीव हो रहा है कि योर रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड, काइंडली रिस्पॉन्ड, सेक्शन 245 की नोटिस टैक्स पेयर को रिसीव हो रही है। ज्यादातर केसेस में देखा जा रहा है कि जो पास्ट ईयर की आईटीआर ऑलरेडी फाइल्ड हो चुकी हैं
और दोस्तों प्रोसेस भी हो चुकी है, उसके लिए ये आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस आ रही है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आउटस्टैंडिंग डिमांड और इंटरेस्ट सेक्शन 220 में कैलकुलेट किया गया है और ये पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर 2018-9 का ये केस है जिसमें कि आईटीआर फाइल की गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो 143(1)(a) का इंटीमेशन इमीडिएटली भेजा गया था जब ये आईटीआर प्रोसेसिंग में गई थी। और यहाँ पे दोस्तों डेट भी मेंशन है, इसके बाद इसका जो भी डिमांड का रेफरेंस नंबर है वो मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया गया था और ये डिमांड का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। और ये केस है लेट फीस का कि आईटीआर जो है ड्यू डेट के बाद फाइल हुई, लेट फीस उसमें ड्यू हुआ, लेट फीस का पेमेंट नहीं किया गया। तो दोस्तों जब कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, अब इस करेंट ईयर में क्या हो रहा है कि रिफंड क्लेम किया गया, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट सेक्शन 245 की ये नोटिस सेंड कर रहा है और बोल रहा है कि आपका जो भी करंट ईयर का रिफंड है उससे ये जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट कुछ भी हो सकता है, डिडक्शन हो सकता है, एग्जेम्पशन हो सकता है, इनकम में वेरिएशंस हो सकती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मली जो आईटीआर्स में फेक रिफंड क्लेम किए जाते हैं, फेक डिडक्शंस या फिर एग्जेम्पशंस को दिखा करके वो आईटीआर प्रोसेस भी हो जाती है, रिफंड भी लोगों को इशू कर दिए जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर ईयर में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन बाद में चल करके दोस्तों जब वो आईटीआर रिव्यू में जाती है तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। डिपार्टमेंट जो है फिर नोटिस वगैरह आपको सेंड करने लगता है। तो दोस्तों जब भी सेक्शन 245 का नोटिस रिसीव होता है तो आपको यहाँ पर भी 21 डेज का टाइम मिलता है कि आप अपनी रिस्पांस को सबमिट करिए। यदि 21 डेज में कोई भी रिस्पांस आप सबमिट नहीं करते हो तो उस केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो भी करेंट ईयर की रिफंड है उससे वो एडजस्ट कर देगा। और यदि आपने 21 डेज के अंदर रिस्पांस दिया और आप इस डिमांड से क्या हो गए, एग्री कर गए, ठीक है, इस पर्टिकुलर नोटिस में आपको एग्री करना और डिसएग्री करना। यदि आप एग्री कर जाते हो तो उस केस में आपका ये जो डिमांड है वो एडजस्ट नहीं होगा, आपको पे करना होगा। यदि आप पे नहीं भी करते हो तो भी आपका क्या होगा, ये डिमांड आपके करंट ईयर के रिफंड से एडजस्ट हो जाएगा। यदि आपने दोस्तों डिसएग्री कर दिया, ठीक है, इस आउटस्टैंडिंग डिमांड से आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि नहीं हमारी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं आ रही है, तो आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ भी होना चाहिए, प्रॉपर रिप्लाई भी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है यदि वो भी डिसएग्री कर जाता है कि हाँ ये जो डिमांड है ये वो गलत है और आपने भी डिसएग्री कर दिया, दोनों यदि मैच कर जाता है तो ये आपकी डिमांड हट जाती है और आपकी रिफंड इशू हो जाते हैं। लेकिन यदि ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर डिनाई कर देता है कि जो आपने डिसएग्री किया वो गलत किया हुआ है, तो ऐसे केस में फिर आपका जो ये डिसएग्री है वो दोस्तों हट जाएगा और फिर से ये आउटस्टैंडिंग डिमांड आपके ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है, तो उस केस में आपको रिस्पांस फिर से सबमिट करना पड़ेगा, फिर से इसकी रिप्लाई आपको देनी पड़ेगी, डिमांड का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको सेक्शन 245 की नोटिस हो, उसकी रिप्लाई करनी हो या फिर आईटीआर प्रोसेसिंग की स्टेटस को चेक करना, तो आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करना है। ई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न्स पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 का आप स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पर 7 जुलाई को आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस हुई, लेकिन 7 जुलाई को यहाँ पे सेक्शन 245 का नोटिस रिसीव होता है। तो 7 जुलाई को ये सेक्शन 245 की नोटिस जो रिसीव हुई है कि आपका जो डिमांड है वो करंट ईयर के रिफंड से एडजस्ट होगा, आपका रिफंड क्या है होल्ड पे रखा गया है। और यहाँ पर ही आपको ये स्टेटस भी दिखा दिया कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है और जो आपका रिफंड है वो पार्शियली एडजस्ट हो रहा है आउटस्टैंडिंग डिमांड से। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली जो है करंट ईयर के रिफंड अमाउंट से आउटस्टैंडिंग डिमांड को कैसे एडजस्ट कर रहा है, जबकि 21 डेज का जो टाइम लिमिट दिया जाता है दोस्तों कि आप अपनी रिप्लाई को सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिप्लाई सबमिट करने के लिए पेंडिंग एक्शन में आना होता है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको जाना होता है। तो यहाँ पे आपको वो सारी नोटिसेस दिख जाती हैं जो कि आपको इशू की गई हैं। अब दोस्तों पास्ट ईयर के जो भी आपको नोटिस मिली, आपने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। जैसे असेसमेंट ईयर 2018 का ये केस है और यहाँ पे देख सकते हो आप 13 अप्रैल 2019 को ये डिमांड का नोटिस रेज किया गया, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। 30 डेज का टाइम भी निकल चुका और दोस्तों आईटीआर को डिमांड के साथ प्रोसेस कर दिया कि कोई डिपार्टमेंट ने वहाँ पे एडजस्टमेंट खुद ब खुद कर दिया जो भी डेटा अवेलेबल था। अब ये आउटस्टैंडिंग डिमांड में जब केसेस चले जाते हैं तो ये इस पर इंटरेस्ट भी दोस्तों एक्यूमुलेट
होता रहता है। अब जब ये करेंट ईयर में सेक्शन 245 की नोटिस मिली है कि आपका जो आउटस्टैंडिंग डिमांड बकाया है और करेंट ईयर के रिफंड से एडजस्ट करना है, तब यहाँ पे लोगों की आंखें खोल रही हैं। दोस्तों, जिस टाइम पे आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस मिलती है उसी टाइम पे आपको एक्शन लेना है और आपको अपनी ITR को एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो पे नाउ, दूसरा डाउनलोड और थर्ड यहाँ पे होता है सबमिट रिस्पॉन्स। डाउनलोड में आप इस नोटिस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, किसकी वजह से नोटिस आई रखी है आप उसका डिटेल्स देख सकते हो। पे नाउ में है कि आप यदि इस डिमांड से एग्री करते हो तो आप इसका पेमेंट कर सकते हो, और सबमिट रिस्पांस में आप इसको डिसएग्री कर सकते हो या एग्री कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रिप्लाई सबमिट की गई कि डिमांड इज करेक्ट, मतलब यहाँ पे जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड रेज की गई है उससे एग्री किया जा रहा है। तो यदि आप एग्री करते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपको पेमेंट करना होता है। यदि आप पेमेंट नहीं करोगे तो उस केस में जो इंटीमेशन मैंने आपको भी दिखाया था कि आपका जो रिफंड है वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट हो जाएगा। तो 21 डेज के अंदर यदि आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया या फिर आपने डिमांड को एग्री कर लिया और आपने उसको पे नहीं किया, ठीक है, तो भी आपके जो रिफंड होंगे उससे एडजस्ट हो जाएंगे। यदि आपने इसको डिसएग्री किया तो मैंने आपको बताया कि आप JAO के पास ये आपका फॉरवर्ड हो जाएगा और JAO के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि JAO ने वहाँ पर डिनाई कर दिया तो उस केस में फिर से आउटस्टैंडिंग डिमांड यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको इस तरीके से इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है, और ऐसा कभी नहीं समझना है कि हमने ITR फाइल कर दी तो कोई भी एक्शन नहीं होगा, ठीक है। और जब भी इस तरीके की नोटिस आती है तो आपको इस पर एक्शन तुरंत लेना है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोसेस आपको समझ में अच्छी लगे। लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।